हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर एनवायरमेंट। तो जब भी हम एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंट होता क्या है? क्या होता है एनवायरमेंट? देखो, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डेफिनेशन, एनवायरमेंट क्या करता है? इनकम्पस ऑफ ऑल द दोज थिंग एंड सेट ऑफ कंडीशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को? लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वो बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? ग्रोथ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। ये सब कुछ क्या फॉर्म करता है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बना किससे होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किससे बना है? कम्युनिटी। कम्युनिटी किससे बनी? पॉपुलेशन। हिताक्षी करिए हमसे, खाली इंसान ही आ गए। पॉपुलेशन इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम इंसानों के बारे में बात करें, हम ह्यूमंस के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंट यानी कि सब, हम यहां पे सबको इंक्लूड करेंगे। ओके, एनवायरमेंट के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है फिजिकल कंपोनेंट, जिसमें क्या आता है? सॉइल हो गया, एयर हो गई और वाटर बॉडीज। ठीक है, और उसके अलावा क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स। तीसरे क्या होते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे क्या आ गया? सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता हो, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड राइज करना। ठीक है, और जो भी मेरे पास जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी प्लीज अपना हैंड राइज करना, ताकि मुझे ये तो पता हो कि किस किस को आंसर पता है। फिर मैं एक एक जिसको भी पता होगा मैं उससे आंसर पूछूंगा। कोई मुझे बता सकता है हमारे अर्थ का लंग्स कौन है? हाँ, मैं स्पेसिफाई कर दूं, जो ट्री सोच रहा है आंसर गलत है। किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हम कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि जितने एरिया पे वो फैले हुए हैं उतने एरिया पे कोई भी इतना बड़ा जंगल नहीं है, और जितने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स वो करते हैं उतना कोई नहीं करता। ओके, अफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट। देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान जितना वेस्ट जनरेट करने में लग रहे हैं, है ना, उतना कोई नहीं करता। अब ये जो वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट होते क्या क्या है? ये वेस्ट बेसिकली होते हैं दो। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। काफी बार आपका क्वेश्चन भी आता है, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? वेस्ट जिसके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट कर सकते हैं, तो डिकम्पोज इजीली हो पाएंगे, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे? जिनके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट, अब जिनके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट नहीं कर सकते, वो लंबे टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। अब बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल जैसे देखो, एक तो हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे को किससे मिल रहा हो? लिविंग थिंग से। वेजिटेबल लिविंग से मिल रहा है, फ्रूट, पल्स, सीरियल, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग और एनिमल बोन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे को लिविंग से नहीं मिल रहा? कुछ नहीं ना। तो ये सबका सब क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल के एक बार एग्जांपल देखो बच्चों, पॉलिथीन, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ऑल आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन क्या है ये? लिविंग, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक से बनाए हुए
कंपोनेंट से, ठीक है। अब क्योंकि उनको मॉडिफाई करके ये बनाए हुए कंपोनेंट है, इनके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट नहीं कर सकते। इवन आपने देखा भी होगा प्लास्टिक बैन, है ना। आप में से कितने बच्चे पहले जब ऑर्डर करते थे, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका जो भी पार्सल है वो किस पैकिंग में आता था? प्लास्टिक। अब पेपर। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हम प्लास्टिक को तो बैन कर रहे हैं और पेपर को ज्यादा से ज्यादा यूज करके क्या हम एनवायरनमेंट को अभी भी नुकसान से बचा रहे हैं, अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पेपर तो इको फ्रेंडली होता है। करेक्ट, क्योंकि भाई पेपर बनाने के लिए हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है। ट्रीज को कट करने के लिए अब ऑब्वियसली बात है हम एनवायरनमेंट को अफेक्ट कितना ज्यादा कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है बेटा, वर्ड फॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट लगाना, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन आया बोला था बस, डी इसने अपने पास रखा, फॉरेस्टेशन को ज्यादा तेज प्रोनाउंसिएट कर दिया। अब हम ये पढ़ेंगे इफेक्ट क्या होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के हमारे एनवायरनमेंट पे। अब ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज अ पॉल्यूटेंट। कब? जब ये लार्ज क्वांटिटी में होगा, मतलब जब ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, इससे हमारे को कोई नुकसान। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की क्या करता है? लीड टू फॉल स्मेल। मतलब कभी आप लोग अंडों को छोड़ दो, अंडों में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, फ्रिज में कोई खाना रखो का हुआ छोड़ दो, एक हफ्ते बाद उसे सूंघ के देखो, देखो कितनी खुशबूदार खुशबू आएगी। बेटा चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, डिकम्पोज तो हर कोई होता है। ओके, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करता है? रिड्यूस करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और ये क्या करता है? रिडक्शन करता है क्रॉप के प्रोडक्शन और यील्ड के अंदर। फिर एक बात बताओ, ढेर सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, उस कूड़े के ऊपर कौन घूम रहा होता है? मक्खियां क्या पहुंचाती हैं? ढेर सारी डिजीज। आप लोगों को पता है टाइफाइड, टाइफाइड कौन कैरी करता है? फ्लाई। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडी। अब सुनो, डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑफ इन वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर अब मैं ऑर्गेनिक वेस्ट डाल रहा हूं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने के लिए वहां पे कौन बढ़ेंगे? बैक्टीरिया। पता जब वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो होंगे तो वो बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे। अब सारी ऑक्सीजन किसने कंज्यूम कर ली? वहां की मछलियों का क्या होगा? वहां के प्लांट का क्या होगा? मर जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट हमें नहीं कर रहे, ये पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के क्या इफेक्ट्स होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर हम क्या कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, एयर और सॉइल पे, तो ये क्या करेंगे? हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे लेड, मरकरी। भाई अगर ये हमारी बॉडी में या एनवायरनमेंट में इकट्ठे हो जाए तो ये ढेर सारी क्या कॉज करते हैं? डिजीज और डिसऑर्डर। लेड, मरकरी सबसे ज्यादा कॉमन है कैंसर कॉज करने के लिए। ये पॉल्यूशन फैलाते हैं और एक्वेटिक एनिमल और प्लांट को हार्म करते हैं। देखो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंगली मेनली ज्यादातर आएगा, क्योंकि बच्चों को पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल के रिगार्डिंग, तो फिर भी बायोडिग्रेडेबल के रिगार्डिंगली क्या मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ
एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि ये मेरे पास एक स्पीसीज है, ये एक इंडिविजुअल है, ये इसके जैसे ढेर सारे। जब ये सिंगल है, इंडिविजुअल, तो वो क्या कहलाता है? स्पीसीज। और यहीं पर अब क्या है? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। अब ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ग्रुप है जो एक ही पर्टिकुलर जगह पे एक ही टाइम पे रह रहे हैं। ये क्या क्रिएट करता है? कम्युनिटी। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इंसानों की पॉपुलेशन, तो पूरे इंसानों की पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? नहीं, वो पॉपुलेशन ही कहलाएगी। इंसानों की पॉपुलेशन में वर्ड भी यूज कर रहा हूं, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। कम्युनिटी। अगर मैं वहीं पे इंसानों के साथ काउंट करूं कि ढेर सारे प्लांट है, डॉग है, कैट्स है, मंकी है ना, लिजर्ड हो गई, फ्लाई हो गई, तो कितनी सारी अलग अलग स्पीसीज हो गई ना। तो वो सारी अलग अलग स्पीसीज मिलके जब एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही तो क्या फॉर्म करती हैं? और जब वही कम्युनिटी अपने लैंडस्केप से मिलती है, मतलब सॉरी लैंडस्केप वर्ड यूज नहीं होगा अभी, जब वही कम्युनिटी अपने एबायोटिक्स यानी कि वहां का टेम्परेचर कैसा, प्रेशर कैसा, तो एक पर्टिकुलर जगह पे क्या फॉर्म करती है? तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो बेसिकली किसने कौन करी थी? टेंसले ने। ठीक है, 1935 के अंदर। तो सर टेंसले का क्या कहना था कि भाई इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? सेल्फ सस्टेनेबल एक सिस्टम है जिसके अंदर एक लिविंग कंपोनेंट का उसी दूसरे लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं जंगल की बात कर रहा हूं, अगर जंगल के अंदर लायन है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे डियर तो होंगे ही होंगे। अगर कोई भी हर्बीवोरस ही नहीं हुआ तो वो इकोसिस्टम मेंटेन हो सकता है? तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाला एक इंटरेक्शन है। अच्छा, अब जंगल है भाई, जंगल में अगर बर्फ पड़ेगी तो सारे के सारे जो जंगल वाले ऑर्गेनिज्म क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? तो इसका एक अलग एनवायरनमेंट है ना, सॉरी एक अलग क्लाइमेट है ना, गलत वर्ड यूज करा था मैंने, एनवायरनमेंट नहीं, क्लाइमेट है ना, वो क्लाइमेट क्या है उसके लिए अलग होगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं माउंटेन्स की,
माउंटेन्स का जो इकोसिस्टम है, तो माउंटेन के इकोसिस्टम में क्या होगा? हाँ, वहां पर जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे क्या वो जंगल में रह पाएंगे? भाई यहाँ पे तो गर्मी इतनी होगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो एक इंटरेक्शन क्या क्रिएट करती है? इकोसिस्टम। जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितने होते हैं? एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो बिना ह्यूमन एक्टिविटी के बन रहा हो, जैसे पहला टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक, ये दो होते हैं। ठीक है, याद रखो, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जैसे क्या आ गया? डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। एक्वेटिक पॉन्ड, लेक, एस्चुरीज और मरीन। ये बेसिकली एक्वेटिक जब मैं बात करूंगा तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है? फ्रेश वाटर, और दूसरा क्या होता है? तो जब मैं फ्रेश वाटर में बात करूं तो फ्रेश वाटर में क्या आ गया? पॉन्ड्स और लेक्स। मरीन में क्या आ गया? एस्चुरीज और वेटलैंड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जब इंसान, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या वर्ड यूज होता है आर्टिफिशियल के लिए? बच्चों आप लोगों के पास ये वर्ड यूज हो रहा, पता चले कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं। तो ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये जो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, ये भी क्या होता है? क्या ये सेल्फ सस्टेन हो सकता है? नहीं, ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अपने आप सस्टेन नहीं हो सकता। ठीक है, बिना इंसानों के एफर्ट के सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसके लिए रिगार्डिंगली देखो, ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, फिर नेचुरल में एक्वेटिक के अंदर मरीन के ओशन, फ्रेश वाटर में लेक, एक्वेरियम, आर्टिफिशियल का क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल का गार्डन, आर्टिफिशियल का। इसके रिगार्डिंगली मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कैसे? एक्सप्लेन करो। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करोगे? गार्डन में हमारे को डिफरेंट प्लांट मिलते हैं, गार्डन में हमारे को डिफरेंट टाइप के एनिमल देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे एक अलग ही क्या होता है? इनका क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो वहाँ पे मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक अलग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा वो? इको सिस्टम। अब एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक बात बताओ, एक्वेरियम है ना भाई, सबने देख रखा होगा, सबको पता होगा क्या होता है एक्वेरियम। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग को एक्वेरियम को क्लीन ना करो तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? कुबेर? ओहो, कुबेर का कहना है कि ग्लास वॉल जो है वो सर गंदी हो जाएगी। दाक्षी, क्या देखने को मिलेगा? फिशेस कैसे इफेक्ट होगी बेटा? निरंजन कह रही है एल्गी बन जाएगी। क्यों? एल्गी क्या वेस्ट है? ओहो, अतुल क्या देखने को मिलेगा? अतुल, मछलियां बन जाएंगी? मछलियां मर जाएंगी, क्यों?
मछलियां क्यों मर जाएंगी, क्या रीजन है भाई? एक बात बताओ, फिशेज है, फिशेज क्या सिक्रीट कर रही है? हार्मफुल वेस्ट। जब वो हार्मफुल वेस्ट सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? पानी गंदा होगा, पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया उन मछलियों का ऑक्सीजन चोरी करेंगे और उस वजह से क्या वो सरवाइव कर पाएंगी? मछलियां क्या हो जाएंगी? मछलियां मर जाएंगी। और भाई मछलियां जब मर जाएंगी तो सरवाइव ही नहीं हो पाया। इसलिए हम वहां पर क्या लगाते हैं? एक पंप आता है ना, एरिएटर, ठीक है, एरिएटर पंप। वो एरिएटर पंप क्या करता रहता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है ताकि ऑक्सीजन मेंटेन रहे। और हमें सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करना है? क्लीन करना है। पानी साफ कर दो, पानी चेंज कर दो, है ना। पोंड में क्यों नहीं करना पड़ता? ये क्वेश्चन आता है बच्चों। पोंड के पास उनके नेचुरल डीकम्पोजर है। अब ये डीकम्पोजर क्या होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। पोंड के पास सबके क्या है? नेचुरल डीकम्पोजर, जिसकी वजह से वो सेल्फ सस्टेनेबल है। क्या है? और एक्वेरियम क्या है? मैनमेड। तो मैनमेड को सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होता। इसे सस्टेन करने के लिए ह्यूमन की एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर? अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक यानी कि लिविंग। अब ये लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं हमने इनको रिलेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? प्रोड्यूसर। भाई प्रोड्यूसर आर द मेन एंड द बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि ये इकलौते ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इकलौते हैं जो खाना बना रहे हैं, ठीक है। और जब ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रांसड्यूसर। क्योंकि इनकी वजह से ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ऑर्गेनिक में। एंड दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ना। अब इन्हें किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट। एक ना वर्ड आता है कभी भी जब मैं सनलाइट की बात करूं, भाई ऑब्वियस ही बात है, हमने लाइफ प्रोसेस में इतना तो पढ़ रखा है कि प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है, और कुछ एल्गीज होती हैं, है ना। वो एल्गी अलग अलग टाइप होती हैं, हमें उसमें डेप्थ में नहीं जाना, हम एल्गी याद रखते हैं। अब पॉइंट क्या आता है? ये सनलाइट यूज करते हैं, लेकिन कौन सी सनलाइट? हाँ बेटा, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेटिक पार। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है ये होता क्या है? किसी को पता क्या लिखा है ये मैंने? व्हाट इज विबग्योर? इसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? कभी 450 से 750 भी दे रखा हो सकता है, ठीक है, 400 से 800 भी दे रखा होता है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन में ये वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास एक ऑप्शन में क्या दे रखा है 400 से 700, तो दूसरा क्या होगा 100 से 500, 100 500, यानी कि फिर 500 to 1000, तो कभी भी 50-50 के गैप पे नहीं आने वाला, ठीक है। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने अभी आपको दो इंपॉर्टेंट बताई ना, दे आर द प्राइमरी, अरे भाई दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बनाने वाले। दूसरा मैंने क्या बताया? ये इकलौते हैं जो क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? ऑर्गेनिक में। तीसरा,
एक और पॉइंट है भाई, तीसरा क्या है? सोचो सोचो बेटा, खाना बनाने वाला काम हो गया ना, अब पका के थोड़ी ना देंगे, बनाने का ही काम है ना। नहीं, दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द अर्थ। ये तो भूल ही गए हैं, इतना मेन काम। बच्चों बिना प्लांट के आप लोग सरवाइव कर सकते हो? मार्स पे लाइफ क्यों नहीं है इसी का? चलो ऑक्सीजन हो गया, ग्रेविटी नहीं है, कम है ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो मून पे भी है बेटा, ग्रेविटी स्पेस में नहीं होती। ऑक्सीजन भी मान लो है, बताओ हम वहां पे अभी भी नहीं रह सकते, बताओ क्यों? मार्स पे, जुपिटर पे थोड़ी ना बोलूंगा बेटा। हाँ जी, एक ही पॉइंट बोलूंगा भाई, सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है या इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पे हम प्लांट को ग्रो करा सके। प्लांट को ग्रो नहीं करा सकते, एटमॉस्फेयर भी है बेटा। अब एनवायरनमेंट, क्योंकि बेटा जब हमने पहले उसके बारे में पता ही नहीं था, जब वहां पर मार्स पे, ठीक है, रोबोट्स भेजे गए वहां की स्टडी करने के लिए, चीजें तो तभी पता चली ना। इतना भी नहीं सुटेबल करा जा सकता है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? अब दूसरा, कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रोड्यूसर हमारे क्या क्या हो सकते हैं? देखो सॉरी, कंज्यूमर हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं इन्हें हम। ये होते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर। पहले हर्बीवोर जो डायरेक्टली क्या खा रहा है? प्लांट खा रहा है, यानी कि वेजिटेरियन हो गए भाई ये, ठीक है। वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ? हर्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खा रहे हैं। कार्निवोर जो हर्बीवोर को खा रहे हैं, तो दे आर द वेजिटेरियन, दे आर द नॉन वेजिटेरियन, है ना। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोर को भी खाएं और प्लांट को भी खाएं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर। बच्चे पता क्या सोचते हैं? ओमनीवोर वो कार्निवोर को खा रहे होंगे। बहुत ज्यादा कॉमन सेंस चलता है। बच्चों से बोला जाए फूड चेन बनाओ, बच्चे फूड चेन क्या बनाते हैं? अगर मुझे याद है, मैंने बोला था बच्चों की 5 टॉपिक लेवल की फूड चेन बनाओ। बच्चे 5 टॉपिक लेवल की फूड चेन। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, लायन को खाया मैन ने। सर ओमनीवोर है ना, ओमनीवोर कार्निवोर को खाएगा ना। हाँ बच्चों, देखा आंसर अपने आप निकल गया ना। किन किन बच्चों ने ये कारनामे करे थे? मेरी बात सुनो, कार्निवोर का मतलब क्या है? ओनली नॉन वेजिटेरियन। ओमनीवोर का मतलब क्या है? जो हर्बीवोर और प्रोड्यूसर को खाए, ठीक है। मैन कभी भी लायन को नहीं खा सकता। अब क्या जंगल में जाएगा स्पेशली, क्या कहते हैं, लायन का हंट करने से खाने के लिए? क्या है मतलब? खाने के लिए हमारे पास और चीज है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। खाने की इतनी कमी पड़ गई है क्या कि हम जंगल में जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लायन को खाने के लिए? अनकॉमन सेंस वाली बात है बच्चों ये। तो कृपया करके ऐसी हरकतें प्लीज मत करना, ठीक है। ओके, इसके अलावा कार्निवोर को हम और भी क्या कह सकते हैं? कुछ होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जैसे जैकल जो फीड करता है मरे हुए हर्बीवोर के ऊपर। शेर मार के चला गया, खा के चला गया अपना खाना, आके साफ करने का काम किसका? स्कैवेंजर का। पैरासाइट, पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये ना जैसे मान लो कि एक डॉग है, डॉग के ऊपर क्या हो जाती हैं? टिक्स। तो टिक्स डॉग्स के ऊपर रह रही हैं और वहीं से उसका खाना चुरा रही हैं, तो ये होगा थीफ,
चोर है ना, खाना चुरा रहे हैं। अगर हमारे को कॉमन कोल्ड हुआ, वायरस हमारी बॉडी में गया, खाना चुरा रहा है ना हमारा, हमारी मशीनरी यूज कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी को यूज कर रहा है अपने आप का काम करने के लिए, तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट लाइफ प्रोसेस में भी है। ओमनीवोर क्या होते हैं, ऑलरेडी बता दिया है। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये भी हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक में। कौन, प्रोड्यूसर। ये उल्टा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में। तो भाई बैलेंस बना रहे हैं, नहीं बना रहे साइकिल की। प्लांट को कौन खाता है, दोनों मर जाएंगे, कौन खाएगा, किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट किस में सरवाइव करते हैं, साइकिल। अगर ये साइकिल ऐसे ना चले तो, अगर ये साइकिल एक जगह से भी टूट जाए, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये डिकम्पोजर होते कौन है, बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, ये जब अपना खाना ब्रेक करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर करते हैं, ये लाइफ प्रोसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर, अब हम एक पढ़ेंगे फूड चेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड चेन? सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, इट्स कॉल्ड फूड चेन। अब फूड चेन के अंदर होते हैं लेवल, जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, दो ही होते हैं ना। अब दूसरा बच्चा सोचे सर डिकम्पोजर नहीं आएंगे तीसरे पे, एक सेकेंड, एनिमल भी मर रहा है, उसे कौन खा रहा है, डिकम्पोजर। प्लांट भी मर रहा है, उसे कौन खा रहा है, कोई जगह फिक्स है इसकी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कि डिकम्पोजर की पोजीशन क्या होती है फूड चेन के अंदर। फूड चेन के अंदर डिकम्पोजर की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि डिकम्पोजिशन तो किसी भी लेवल पे हो सकता है, प्रोड्यूसर लेवल पे भी हो सकता है, कंज्यूमर लेवल पे भी हो सकता है ना। अगर वो प्रोड्यूसर को खा रहा है तो दूसरे नंबर पे आया, कंज्यूमर को खा रहा है तो तीसरे नंबर पे आया, तो चेंज करता रहेगा ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, फिक्स पोजीशन। अब ये जो मैंने पोजीशन बताई, प्रोड्यूसर हमेशा कहां पर आएगा, पहले नंबर पे, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल लेता है कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर के अंदर हमने पढ़े सब डिवीजन, हर्बीवोर आर प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर आर सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। कभी कभार क्या होता है, यही कंज्यूमर जो कार्निवोर होते हैं ये बीच में और लंबी चेन बना लेते हैं और ये क्या कर देते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल भी ले जाते हैं। लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि फूड चेन के अंदर हमेशा ना फूड चेन छोटी ही होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बड़ी फूड चेन उतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म के सर्वाइविलिटी का चांस मुश्किल। कैसे, पढ़ेंगे आगे, पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन पहले आगे का पॉइंट सुनो। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट? क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर, सॉइल, विंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। अब बिना एबायोटिक कंपोनेंट के हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? तो कितने जरूरी है एबायोटिक कंपोनेंट? ठीक है, गार्डन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फूड चेन क्या होती है मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, डियर को कौन खा रहा है, लायन। ये प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, डियर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा और लायन थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। ग्रास कौन खा रहा है, इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ग्रास को किसने खाया, मॉथ,
मॉथ को किसने खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक। स्नेक को किसने खाया? हॉक। कितने वर्ड गए बच्चों यहाँ पे? आ सकता है, ईगल भी आ सकता है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना और मुझे आंसर देना। सेकंड वाले के अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? फ्रॉग। क्यों? प्रोड्यूसर हुआ ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ इंसेक्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ फ्रॉग। लेकिन थर्ड ट्रॉपिक लेवल हुआ। देखो, जब मैं ट्रॉपिक लेवल की बात करूंगा तो मैं इनिशियल से शुरू करूंगा 1 2 3 ट्रॉपिक लेवल। लेकिन जब मैं कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो भाई कंज्यूमर तो यहां से स्टार्ट होता है ना, सेकंड नंबर से। तो 1 2 सेकेंडरी। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं बच्चों, कुछ सिंपल फूड चेन की, ये आप नोट्स में से पढ़ सकते हो। फूड वेब। फूड वेब क्या है भाई? अगर हम अपने नेचुरल हैबिटेट में देखें, एक्चुअल में फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये फिक्स है क्या कि स्नेक ही फ्रॉग को खाएगा? क्यों स्नेक का मन हमेशा, अरे आज चलो टेस्ट थोड़ा चेंज करता हूँ, आज रैबिट खा लेता हूँ, आज माउस खा लेता हूँ, चलो आज डायरेक्ट इंसेक्ट ही खा लेता हूँ, थोड़ा डाइट वाला खाना खा लेता हूँ, है ना? तुम लोग क्या एक ही खाना खाते हो? नहीं ना। स्नेक को टेस्ट आता है? हाँ भाई, जब हम लोगों को क्या कहते हैं, अपने स्वाद के लिए हमें रोज के रोज कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए। सेम खाना तो हम भी दिन में 2 बार ना खाएं, है ना बच्चों? तो ये भी क्यों खाएं? इनका भी तो मन करता है, चलो हम भी कुछ ना कुछ वैरायटी चेंज वेंज करके खा लें। तो इस देखो, ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू मजाक की तरफ से, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, लिख कर मत आ जाना। ये पॉइंट क्या है कि नेचर के अंदर फूड वेब ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो स्नेक को फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक तो भूखा ही मर जाएगा। अगर फ्रॉग खत्म हो गए तो स्नेक भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म ना, जरूरी नहीं कि एक ही के ऊपर टिका हो, वो किसी के साथ भी टिका हुआ हो सकता है। और वो क्या क्रिएट करता है? एक फूड वेब। ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल बच्चों मैं आप लोगों को समझा चुका हूं प्रॉपर तरह से, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो किसने प्रपोज करा था? रेमंड लिनमैन। रेमंड लिनमैन, ठीक है? तो सर रेमंड का क्या कहना था कि भाई जो प्लांट है वो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है कितनी परसेंट यूज करते हैं? ओनली 1%। कितनी? लेकिन आगे जब प्रोड्यूसर को खाया किसने? कंज्यूमर ने, तो कितनी परसेंट एनर्जी यूज करेंगे? और इसलिए लॉ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कभी कभार आपके पास आता है फूड पिरामिड के ऊपर, ठीक है? तो फूड पिरामिड बेसिकली क्या होते हैं? प्रोड्यूसर सबसे नीचे बेस पे आएगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन हमेशा ये ट्रायंगल ही बनेगा। क्यों? प्रोड्यूसर का नंबर हमेशा ज्यादा होता है। किससे? प्राइमरी कंज्यूमर से। किसी भी जंगल में अगर आप देखोगे तो शेर ज्यादा मिलेंगे या डियर? डियर ज्यादा मिलेंगे या पेड़? नहीं, एक्चुअली पेड़ नहीं, प्लांट, है ना? ठीक है, नंबर हमेशा ज्यादा होगा। खाना ज्यादा कौन बना रहा होता है? प्रोड्यूसर या कंज्यूमर? भाई कंज्यूमर जब बना रहे होते हैं तो उनके पास तो खाना कम पहुंचता जा रहा है ना। और एनर्जी, मान लो प्रोड्यूसर के पास, अब प्रोड्यूसर के ही मान के चल रहे हैं हम, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, ग्रास हॉपर, माउस और आउल, ठीक है? ग्रास के पास सनलाइट से एनर्जी आ रही है 1 लाख जूल। सन से कितनी एनर्जी आ रही है? अगर मुझे 1 लाख का 1% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो हटा दो। 1 लाख में से 2 जीरो हटा दो, कितना बचा? 10,000? 10,000? 1,000? क्या कैलकुलेशन है बच्चों? 1,000?
अब 10% लॉ लगनी स्टार्ट होगी। ग्रास ऑपर के पास कितनी जाएगी? एक एक जीरो कम करते जाओ। 100, 10, 1। बच्चों एनर्जी कितनी पहुंची? 1। सर्वाइव करना आसान है आउल के लिए, इसीलिए ट्रॉपिक लेवल 4-5 नहीं होते, क्योंकि अगर ज्यादा हुए तो फूड चेन क्या हो जाएगी? नहीं, फूड चेन तो बड़ी हो गई, लेकिन जो एनर्जी पहुंच रही है एंड तक वो इतनी कम पहुंचेगी कि ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मान लो मैं माउस की बात कर रहा हूं, माउस के पास एनर्जी, यही फूड चेन है हमारी, ग्रास ऑपर, ग्रास, माउस और आउल। माउस के पास ना 500 जूल एनर्जी है। कितनी? बताओ ग्रास के पास कितनी एनर्जी होगी? सोच लो बच्चों, 30 सेकंड का टाइम देता हूं। बेटा इसके पास 500 जूल एनर्जी है, ग्रास के पास कितनी होगी? मैंने ये पूछा। 50,000। 5,000? बच्चों मैंने रूल क्या बताया? अगर मान लो इसके पास कितनी है? 10,000, तो इससे ऊपर वाले जाऊंगा तो एक जीरो क्या करूंगा? कम। ऊपर जाऊंगा एक एक जीरो कम करता जाऊंगा। अब बोले सर पिरामिड नहीं आया, ऐसे है, तो कोई बात नहीं ना, एक एक जीरो क्या करते जाओ। अब मान लो आपको इसमें ये गिवन नहीं है, जैसे मेरा क्वेश्चन था 500 था, है ना, इधर जाऊंगा तो एक जीरो कम करूंगा, इधर आऊंगा एक जीरो बढ़ा दूंगा, और इधर आऊंगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिर्फ जीरो का खेल है। 10% तुम कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। 500 का 10% निकालने में लगे होते हैं। हाँ, क्यों करना है ये? मैथमेटिक्स चल रहा है, कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है इस पे। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। भाई हमारे एनवायरनमेंट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसी की वजह से। क्यों? हम ढेर सारे पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स ये क्रॉप के अंदर यूज़ करते हैं। क्रॉप के अंदर ये जाएंगे, क्रॉप के अंदर जाने के बाद क्या होता है? इनका जो लेवल है एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था? एनर्जी का कम हो रहा था। इनका लेवल जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा इनका लेवल बढ़ता जाता है, इनकी कंसंट्रेशन इनकी बढ़ती जाती है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल बढ़ते बढ़ते इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होती आ रही है? बढ़ती आ रही है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन आया वही पुराना वाला, ठीक है, क्या है? ग्रास ऑपर, ग्रास, आउल और माउस, ये चार है। इनके अंदर मान लो कि एक टॉक्सिक लेवल एंटर करता है, बताओ किसके अंदर आपको टॉक्सिक की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी? आउल। समझ गए? देखो बच्चों कितना आसान चैप्टर है ये। और आप लोगों को बता दूं ये चैप्टर 5 नंबर का आता है, और ये 5 नंबर ना बोर्ड में हमेशा फिक्स ही रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 5 से 4 नहीं होते, ज़्यादा 5 से 6 हो सकते हैं, लेकिन 4 नहीं होते। तो इस चैप्टर में एटलीस्ट हर एक बच्चा 5 में से 5 आराम से स्कोर कर सकता है बिना किसी गलती के। ह्यूमन इफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब भाई हम इंसानों ने क्या क्या इफेक्ट और कर दिया, सुनो। अब हम इंसानों के कारनामे। सबसे पहला भाई हम लोगों ने यूज़ करा एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके अंदर क्या यूज़ होता था? क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस। ये जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस होती है ये क्या करती है? इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जाके ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ता है। एक मॉलिक्यूल 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ देता है।
है ना, है ना, कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है। नहीं, ये नंबर एक्चुअली कभी हमें पढ़ाए नहीं गए, तो हम नंबर पे ध्यान नहीं देते। अब ज़रा सोचो हम लोगों ने कितना अफेक्ट करा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आज से 100 साल पहले की बात करूं, यही अपनी दिल्ली की, ठीक है, कहाँ एसी थे? जब एसी ही नहीं थे, जब कुछ था ही नहीं, टेम्परेचर कैसा रहता था? अच्छा रहता था, है ना। गर्मी होती थी लेकिन लाइट की भी जरूरत नहीं होती थी रात के टाइम सोने के लिए, आराम से सो सकते थे। अच्छा बच्चों, जब भी तुम राजस्थान के बारे में सुनते तो क्या कैसा लगता है, क्या होगा? गर्मी, गर्मी, पानी बिल्कुल नहीं होगा। चलो पहले गर्मी के बारे में बात कर लेते हैं, बेटा पानी है वहां पे, ठीक है। पहले गर्मी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो लास्ट ईयर आई थिंक, शायद, हाँ, मैंने राजस्थान विजिट करा था। उस टाइम पे सितंबर का टाइम था। अब आप लोगों को पता है दिल्ली में सितंबर में क्या गर्मी होती है? सितंबर में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। जो गर्मी हमारे को जून जुलाई में देखने को मिलती थी, अब वो जून जुलाई से पूरी एक्सटेंड होके अक्टूबर तक पहुंच चुकी होती है। तो भाई जब हमने राजस्थान में एंट्री करी, अब वहां पे पेड़ पौधे, खुला एरिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सोचो जिस एरिया में मुझे जाना था ना, उस पूरे एरिया पे पहाड़ और जंगल और बीच में ही गांव थे। बेटा राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी थोड़ी सामाजिक विज्ञान को थोड़ा सा, ज्योग्राफी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। हाँ जी। अब वहां पर क्या है, पेड़ वेड़। अब गांव जैसा एरिया है। एक बात बताओ, गांव में लोग एसी तो यूज करने नहीं होंगे, लाइट भी आती है तो लाइट भी आराम से आती है, लेकिन लोगों का काम पंखे में चल रहा है वहां पे, जिसमें हम पंखे के नीचे बैठ नहीं सकते 2 मिनट। अपनी दिल्ली की गर्मियों में वो लोग सिर्फ और सिर्फ पंखे में बैठे हुए हैं। एंड इवन मैं खुद आराम से, वहां पे लाइट नहीं थी 4 घंटे, और मुझे नहीं पता उस 4 घंटे में मैं आराम से वहां पे बिना लाइट के कमरे के अंदर, जहाँ पे हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम कमरे के अंदर जाएंगे गर्मी और बढ़ती है, वहाँ पे वो कमरा उतना ज़्यादा अंदर से ठंडा, और मैं आराम से 4 घंटे सोया। मुझे पता भी नहीं था कि लाइट है या नहीं। रीज़न देखो, पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगी? मुझे धूप पता फील कब हो रही? जब मैं धूप में हूं, ठीक है। एयर कंडीशन अच्छी है। देखो मेन पॉइंट अफेक्ट क्या करता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी दिल्ली में इतनी ज्यादा हो चुकी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है रोल क्या होता है? ये मान लो कि जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आके जमा हो गई, सनलाइट यहां से जा रही थी, टकरा के वापस जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड कह रही है वापस क्यों जा रही, वापस आ। फिर ये टकरा के दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल कह रहा है हम नहीं आने देंगे तुझे। इसने क्या कॉज करा? ग्लोबल वार्मिंग। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब भाई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस एरिया को क्या कर देगा? उस एरिया को ही वार्म कर देगा। जबकि उस पूरे एरिया में ढेर सारे प्लांट, उन प्लांट के तो पूरे के पूरे मजे, वो तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते और ऑक्सीजन छोड़ रहे। अब अगर आप उस सड़ी गर्मी के अंदर भी किसी पेड़ वेड़ के नीचे खड़े हो जाओ जहां पे छाया है, 5 मिनट, आपका 5 मिनट के अंदर पसीना भी सूख जाएगा और आपको जो ठंडी ठंडी हवा फील होगी। देखो पॉइंट वहां पर ये क्या है कि वहां पे आप लोगों को लगता है कि गर्मी है लेकिन पॉल्यूशन नहीं है। अब पॉल्यूशन की वजह से देखो एनवायरनमेंट में कितना चेंज है। हम लोगों ने क्या करा है हाल यहां पे? अब रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं सबके सब, क्योंकि जितने भी हमारे डिवाइस यूज हो रहे हैं उन डिवाइस में से हार्मफुल गैसेस जो निकल रही हैं वही हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। जितने भी हम प्रोडक्ट जो भी सब यूज कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह से जैसे हमारा ओजोन है, आप लोगों को पता है ओजोन को बनाने में हेल्प कौन करता है?
यूवी रेडिएशन, ऑक्सीजन है, यूवी रेडिएशन की वजह से किसमें ब्रेक हो गया ये, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। भाई अकेला ऑक्सीजन का एटम, ठीक है प्रकाश, O2 प्लस यही नेसेंट ऑक्सीजन जब ओजोन के साथ मिलता है बनाता है, सॉरी, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ओजोन। ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब CFC आया, रिएक्शन को तोड़ दिया, रिएक्शन रिवर्स हो गई। यही तो नुकसान हो रहा है। ओजोन बचा किससे रहा है और बन भी किसकी वजह से रहा है। अब देखो एक बात बताओ, ऑक्सीजन है, ओजोन आके पड़ रहा है, जैसे ऑक्सीजन पे पड़ेगा वो ओजोन बना लेगा और उससे प्रोटेक्ट भी करेगा हमारे को। लेकिन अगर ये टूटता जाएगा तो वही यूवी रे कहां एंटर करेंगी और क्या कॉज करेंगी, स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम, ठीक है। और इनकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये सारे के सारे अफेक्ट कॉज होते हैं, ठीक है। अब रिगार्डिंगली ओजोन हमारे से देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। अब सबसे पहले ये होल कहाँ पे देखा गया था, अंटार्कटिका पे देखा गया था। भाई अंटार्कटिका पे अब तो खैर वो होल काफ़ी छोटा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा होल हो चुका था, तभी अंटार्कटिका का हाल क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी। एंड इवन अभी भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आर्कटिक रीजन पता किसी को, आर्कटिक रीजन की जो बर्फ़ है वो कॉन्टिन्यूसली मेल्ट होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली। अगर आर्कटिक रीजन की बर्फ़ मेल्ट हो गई, वाटर लेवल इतना राइज हो जाएगा कि जितने भी छोटे छोटे आइसलैंड है, ठीक है, या नियर बाय वो सिटीज़ या फिर कंट्रीज जो लोअर वाटर लेवल पे है, सब डूब जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए पानी के अंदर ही डूबे रहेंगे। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम क्या क्या कर सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, सबसे अच्छा काम। अच्छा, आप में से कितने बच्चों के घर में जो गैस है, कुकिंग गैस जो यूज होती है, वो पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, मोस्टली सिलेंडर, पता ही नहीं, बेटा घर में अपने ही रहते हो ना, घर है कि होटल, कि जाना चेक इन करना सोना बाहर है, सिलेंडर अभी भी। ये जो पाइपलाइन आ रही है वो डायरेक्ट कहां से आ रही है, बायोगैस के प्रोडक्शन से। आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं जो कूड़ेदान होते हैं, उन कूड़ेदान पे ना कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों के अंदर ही इनको क्या किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए पहले प्रोडक्ट तैयार किया जाता है ताकि फिर आगे भेज सके, वो सारा का सारा कूड़ा वहाँ पे मैनेज किया जाता है। लेकिन लोग एक तरफ वो लोग काम करने में लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग वो कहते हैं नहीं, हमें ना ये साफ सुथरी जगह अच्छी नहीं लग रही। वो वहाँ पे मना करते तो लोग, यहाँ पे कूड़ेदान है, लोगों ने यहाँ कूड़ेदान बना दिया, यहाँ कूड़े फेंक के चले गए। नुकसान आप लोगों का ही होता है, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ भिन भिन आएंगी, क्या कॉज करेंगी, फाउल स्मेल आएगी, प्रॉब्लम इरिटेशन होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना शुरुआत में, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करेंगे, ऐसे अफेक्ट करेंगे। अब इसकी एक लिमिट होती है मशीन की, किसी भी इंसान को इतना सब्र नहीं होता ना कि थोड़ा सा टाइम हम थोड़ा सा मैनेज कर ले, कूड़ा हुआ है हमें फेंकना है, गंद बचाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव हर एक इंसान को उठाना पड़ेगा, तभी उसके अकॉर्डिंग ये साफ हो सकता है कूड़ा, नहीं तो हर एक जगह कूड़ेदानी बनी रहने वाली है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, किसी को पता है कंपोस्ट क्या होता है, खाद। और
इंसेरिनेशन का मतलब जलाना। लैंड फिलिंग हो गया भाई, तो वो लैंड फिलिंग होता है। वही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ नहीं नहीं, बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। सर कह रही है काव ढंग से बनती है, ऐसा होता है? हाँ कावडंग, तुम्हें लिटरली नहीं पता था कावडंग का मतलब क्या होता है? और कावडंग से खाद बनती है? ये नहीं पता है ये पता था, वैसे बता रही थी। बेटा, आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनते हो? जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, पता है वहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है कि इंसानों के लिए शौचालय बना दिया, नीचे जगह खाली छोड़ दी। मतलब मान लो कि इतनी ये हाइट है, इतनी हाइट पे शौचालय ऐसे प्लांट करके स्टेयर्स के साथ बनाया, उनका पूरा का पूरा वेस्ट नीचे जाके गिरेगा, वहीं पे वाटर अमाउंट में होता है, वहीं पे वो सड़ रहा होता है, सड़ने के साथ साथ वही किस में कन्वर्ट होता है? मैन्योर, कंपोस्ट में, और वो कंपोस्ट खेतों में फैला रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग लिटरली तुम लोगों को नहीं पता था? अच्छा 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 अच्छा, इंसरेशन यानी मतलब भाई जलाना। किसने बोला था जलाना? मैंने कहा था जलाना, तो मैंने बोला था। सीवेज ट्रीटमेंट। अरे भाई जितना हम सीवेज जो बना रहे हैं अपना ढेर सारा, ठीक है, सीवेज पता है ना, पानी टॉयलेट वाला, आप लोगों को बता दूं वही रिसाइकल होता है, रिसाइकल होके फिर वाटर बॉडीज में जाता है, फिर वही वाटर बॉडीज से हमारे घरों में आता है। इसी का कह रही है मैं पानी पीना छोड़ दूंगी, अब पानी नहीं पीऊंगी मैं। तो इतना सारा पानी बेटा कहां से आएगा? पानी का रिसाइकल करते हैं। ओके, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन। अगर आप लोग ये लास्ट वाला बस एक पैराग्राफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैंने यूज किया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 215 के पे, ठीक है। हाँ बेटा, तभी मैं इसमें से करा रहा हूं। इफ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर अ टाइम व्हेन अ टीन ट्रेन वाज सर्व इन द प्लास्टिक ग्लास व्हिच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडर। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल कप was hailed as a step forward to reason of hygiene। देखो पहले ना, बहुत बहुत पहले प्लास्टिक के नहीं कांच के गिलास यूज होते थे, इतने दिन से कांच के गिलास वो यूज होते थे, लेकिन लोगों ने क्या करा, अरे किसी का झूठा होगा, ढंग से धुला नहीं होगा, हम नहीं यूज कर रहे, फिर क्या है प्लास्टिक ग्लास, फिर क्या है पेपर कप, फिर क्या है एक और कुल्हड़, बिस्किट वाले। वाह बेटा वाह, कुल्हड़। कुल्हड़ जो होता है, कुल्हड़ क्या है, वो बना होता है अपर फर्टाइल लेयर जो होती है ना सॉइल की, उससे। अब एक बात बताओ, कुल्हड़ बनाने के लिए हमें फर्टाइल सॉइल को क्या करना पड़ेगा? उससे नुकसान फायदा? कुछ फायदा कुछ नुकसान? फायदा या नुकसान? नुकसान। क्या नुकसान? सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी? सॉइल की जो क्या है फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, प्लांट को ग्रो कर पाएंगे नहीं। पेपर कप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लांट काटने पड़ेंगे। और फिर प्लास्टिक, वो तो है ऑलरेडी हार्मफुल है।
इसका इलाज क्या है भाई, हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेपर कप। अब आप लोगों को मैंने शुरुआत में भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि पेपर यूज हो रहा है, आप लोगों ने बोला सर पेपर यूज हो रहा है तो प्लांट ढेर सारे काटने पड़ेंगे। नहीं, इसका एक इलाज है। पेपरों की भी क्या होती है, जितने भी ये जो पेपर होते हैं इस पेपर को रिसाइकल करके दोबारा रीयूज किया जाता है। अगर आप लोग कभी भी पेपर, सुनो, पेपर के जो पैकेट आते हैं, पेपर के पैकेट पे मेंशन होता है रिसाइकल पेपर, साइन बना हुआ होता है ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, रिसाइकल पेपर का। तो ये रिसाइकल पेपर क्या बता रहा है कि पेड़ नहीं काट रहे, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में अब स्पेशली इसके रिगार्डिंगली काफ़ी सारी फैक्ट्रीज ओपन की गई हैं जिसके अंदर पेपर की रिसाइकलिंग की जाती है ताकि पेड़ों को भी बचा सके और एनवायरनमेंट भी हमारा क्लीन रहे। तो उसके साथ चैप्टर बच्चों हमारा यहाँ पर ये एंड होता है।